नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प IQ एजुकेशन में। आज हम लोग MPSC 8 का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय विविधताओं की प्रकृति व राष्ट्रवादी प्रक्रियाएं। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल शार्प IQ एजुकेशन इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। सर, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। समझते हैं इसमें कि जाति की क्या भूमिका रही है अलग अलग कार्यों में, अलग अलग निर्णयों में और ख़ास तौर पर राजनीति में, कि किस तरह से यह जाति की भूमिका अपना प्रभाव दिखाती है। पहला है निर्णय प्रक्रिया और जाति। भारत में जातियाँ संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। तो भारत में निर्णय जो प्रक्रिया होती है, जो संसद विभिन्न विधियाँ बुलाती हैं, उसमें जो भारत की जातियाँ हैं यह संगठित होकर अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे या प्रावधान आरक्षण हेतु किए गए थे, जिनके कारण ये जातियाँ संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाती हैं कि इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए अर्थात जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया जाए। तो यह जो जनजातियां थीं, खासतौर से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था संविधान में। तो इन जातियों ने संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाया कि उनके यह जो आरक्षण है, यह सुविधा और अधिक वर्षों तक बढ़ा दिया जाए। और जो बाकी अन्य जातियां हैं वो इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए वह भी दबाव बनाती थीं। अन्य जातियां चाहती थीं कि आरक्षण समाप्त किया जाए और यह सामाजिक आर्थिक आधार पर हो, यानी कि गरीब तबकों को, जो एक्चुअल में जो जिनके पास आरक्षण की जिनको ज़रूरत है, जो अमीर नहीं है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को आरक्षण सूची में सम्मिलित किया जाए जिससे वह इसका लाभ प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपने समझा कि विभिन्न जो जातियाँ हैं वह संगठित होकर सरकार की नीतियों पर दबाव बनाती हैं। आगे समझते हैं राजनीतिक दल और जातिगत निर्णय। भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। तो जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, आप जानते होंगे भारत में यूपी में ही, बिहार में ऐसे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो राजनीतिक दल है वो अपने प्रत्याशी का चुनाव खास तौर पर जाति के आधार पर ही करते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी को मनोनीत करते समय जातिगत विश्लेषण का सहारा लेता है, यानी कि जब जो दल होता है राजनीतिक दल, वह टिकट भी जो प्रत्याशी होता है उसके जातिगत विश्लेषण करके ही उसको टिकट प्रदान करते हैं। 1962 में गुजरात चुनाव स्वतंत्र पार्टियों को सफलता क्षत्रियों के समर्थन के कारण प्राप्त हुआ। हरिजन, मुसलमान, ब्राह्मण शक्ति पुंज बनाकर 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने जीता। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय और सफलता कुछ दलित जातियों के समर्थन पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टियां थीं वो खास तबके और खास जाति के आधार पर ही वह पली फूली, उनका उदय हुआ और साथ ही साथ उन्होंने सत्ता को भी हासिल किया। इस प्रकार का हम समझे कि किस प्रकार से राजनीतिक दल जातिगत आधार पर चयन करते हैं। आगे है जातिगत आधार पर मतदान। तो भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को एक साधन के रूप में लिया जाता है और प्रत्याशी जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे संबंधित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओं की पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जाए। तो जिस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी लड़ रहा होता है वहाँ पर उस जाति के हिसाब से ही उसको चुनाव किया जाता है, ताकि जो उस जाति के लोग हैं वह उसको अपना नेता के तौर पर उसको चुने, ताकि वह सत्ता आसानी से प्राप्त कर ले। जनवरी 1980 के चुनाव में उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ हिस्सों में लोकदल को सफलता पिछड़ी जातियों के कारण प्राप्त हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में चरण सिंह की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि जो चुनाव लड़ता है प्रत्याशी वो खास तौर पर उस क्षेत्र में उसी प्रत्याशी को दिया जाता है जहाँ पर जिस क्षेत्र पर उस जाति की बहुलता हो, जिस कारण वह चुनाव में आसानी से जीत पाए। अगला है मंत्रिमंडल के निर्माण में जाति। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा हो गया है कि राज्यों के मंत्रिमंडल में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए। यह सिद्धांत प्रांतों की राजधानियों में ग्राम पंचायत तक स्वीकृत हो गया है कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो मंत्रिमंडल है राज्यों में, उसमें जो मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री शामिल हैं वह हर प्रमुख जाति का होना चाहिए। ये नहीं कि एक खास जाति के ही मंत्रिमंडल होना चाहिए। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरिजन, जनजातियों, सिखों, मुसलमानों,
ब्राह्मण, जाटों, राजपूतों और कायस्थों को भी किसी न किसी रूप में स्थान देना आवश्यक है। तो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। जातिगत दबाव समूह। मेयर के शब्दों में जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त है। जेसी जौहरी के शब्दों में जातिगत जो दबाव समूह है अपने व्यस्त स्वार्थों और हितों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करता है उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाले ऐच्छिक समुदाय से की जाती है। तो यह ऐसे जातिगत दबाव समूह होते हैं कि अगर उनके हित में, उनके स्वार्थों में अगर फैसले या नीतियां नहीं निर्माण किए जाते हैं तो वह सरकार पर जबरन दबाव बनाते हैं और सरकार को प्रभावित करते हैं। तो इस कारण ऐसे दबाव समूह को यूरोप अमेरिका में एक ऐसा ही ऐच्छिक समुदाय था, उससे कंपेयर करने की बात जेसी जौहरी अपने शब्दों में करते हैं। आगे है जाति और प्रशासन। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है। केंद्रीय और राज्य की सरकारी नौकरियों तथा पदोन्नति में जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। चरण सिंह सरकार ने एक बार अल्पकाल में एक अध्यादेश के माध्यम से पिछड़ी जाति हेतु केंद्रीय सरकार की सेवा में आरक्षण व्यवस्था घोषित करने की इच्छा प्रकट की। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अनदेखी की। इस अध्यादेश के लागू हो जाने के माध्यम से कुछ जातियों को आरक्षण के अवसर प्राप्त हो जाते। एक बार चरण सिंह सरकार द्वारा अल्पकाल के लिए ही अध्यादेश के माध्यम से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको केंद्र सरकार की सेवा में आरक्षण की व्यवस्था करने की वे अपनी इच्छा प्रकट किए। तो इससे संबंध में लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं लिया। तो इस प्रकार से अलग अलग जाति समूहों में अलग अलग प्रकार से आरक्षण सम्मिलित किए गए हैं। आगे समझते हैं राज्य, राजनीति और जाति। माइकल ब्रेचर के शब्दों में अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। भारतीय राजनीति की अपेक्षा में जो राज्य स्तर पर राजनीति होती है वहाँ पर जातिवाद अधिक प्रभाविक है। यानी केंद्र स्तर पर उतना जातिवाद देखने को नहीं मिलता जितना कि राज्य स्तर पर देखने को मिलता है। किसी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभाव से अछूत नहीं रही है। तथापि बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के संभव ही नहीं है। यानी कि इन सब क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा जातिवाद के आधार पर राजनीति की जाती है। बिहार की राजनीति में राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जनजाति प्रमुख प्रतिस्पर्धी जातियाँ हैं। पृथक झारखंड राज्य की मांग ही एक जातीय मांग के आधार पर हुई। यानी कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो उसमें खास तौर पर अलगाव का मुख्य आधार जाति के आधारित था। केरल में साम्यवादियों की सफलता का राज इस्वाहा जाति को अपने पीछे संगठित करना है। जबकि आंध्र प्रदेश की राजनीति में कम्मा और रेड्डी जातियां प्रभावी रही हैं। कम्माओं ने कम्युनिस्ट का समर्थन किया, रेड्डी जाति ने कांग्रेस दल का। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं, ब्राह्मणों, महारों में प्रतिस्पर्धा है। गुजरात की राजनीति में पाटीदार और क्षत्रिय जाति प्रभावी रही हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न जातियाँ राजनीति में अपना हस्तक्षेप करती हैं। वहीं पे जातियों को इस तरह का प्रभाव देखने को मिला कि वहाँ राज्य का पृथकीकरण भी संभव हो पाया। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। शुभ दिन, धन्यवाद।